नमस्कार दोस्तों। आपको लग रहा होगा कि मैं बार बार फेसबुक लाइव पर क्यों आ रही हूँ। मैं इसलिए आ रही हूँ कि जितने भी लोग फेसबुक यूज़ कर रहे हैं कम से कम वो देखें और वो प्रेरणा लें, या उदाहरण के तौर पर हम आ रहे हैं इसलिए वो लोग भी अपनी सहभागिता करेंगे। मेरा आप सबसे निवेदन है, जितने भी आप फेसबुक यूज़र्स हैं, चाहे 2 शब्द कहिए, 2 लाइन कहिए, चाहे सलाह दीजिए, सुझाव दीजिए या सवाल कीजिए, लेकिन कीजिए ज़रूर। फेसबुक का उपयोग कीजिए, अपने अधिकार का प्रयोग कीजिए। मैं आज फेसबुक के माध्यम से साथियों आपको बताना चाहती हूँ कि एक रिपोर्ट के हिसाब से दिनों दिन श्रमिकों की, मजदूरों की, पैदल लोगों की संख्या सड़कों पर बढ़ती चली जा रही है। आज की डेट में 2.5 करोड़ लोग भारत देश की सड़कों पर अपने गंतव्य की ओर गतिमान हैं। उनके लिए कोई बस, कोई ट्रेन, कोई फ्लाइट की व्यवस्था नहीं है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि शराब के ठेके आपने खुलवा दिए, वहाँ से कोरोना नहीं हो रहा है। आपने मंदिर, चर्च, गुरुद्वारे सब बंद कर रखे हैं क्योंकि वहाँ कोरोना फैल रहा है। तो सरकार की मंशाएं समझ में नहीं आ रही कि जिससे सरकारों को फ़ायदा हो रहा है वहाँ पर आप सारे नियम कानून को ताक पर रख रहे हैं, और जिससे आपको लगता है कि हमारे ऊपर गाज गिरेगी या ठीकरा फूटेगा, वो आप नहीं कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ और सिर्फ अब मोदी जी से पूछना चाहती हूँ या त्रिवेंद्र रावत जी से पूछना चाहती हूँ, अब क्या रोड मैप है। अब लगभग हमने 60-70 दिन का एकांतवास काट लिया है, लॉकडाउन काट लिया है, मुंह पर लंगोट भी बांध कर रख ली है काफ़ी महीनों से। अब क्या रोड मैप है? जो गरीब हैं, मजदूर हैं, संगठित हों, असंगठित क्षेत्र के हों, उन सब के लिए आपका अब क्या प्लानिंग है, ब्लूप्रिंट क्या है कि आप देश को आगे कैसे बढ़ाएंगे। 20 लाख करोड़ का जो जुमला निर्मला सीतारमण जी ने देश को दिया, उस पर किसी का भी विश्वास नहीं है, क्योंकि आप राज्य में अपने नागरिकों को ये भरोसा दिलवाने में नाकाम रहे कि सरकार आपके साथ है। गुड होती है कि वो अपने नागरिकों को इस बात का भरोसा, इस बात का यकीन दिला उसके साथ बुरे वक्त पर खड़ी है। मुझे समझ में नहीं आता कि ये जो पीएम केयर फंड में पैसा आ रहा है ये किन चीज़ों में लग रहा है। पहले दिन से हम कह रहे हैं कि मेडिकल फैसिलिटीज़ यानी कि इक्विपमेंट्स बढ़ाइए, वेंटिलेटर्स बढ़ाइए, मास्क बढ़ाइए, सैनिटाइजर्स बढ़ाइए, ग्लव्स दीजिए, पीपीई किट दीजिए। ये आप साथियों याद करिए कि कब राहुल जी ने और सुरजेवाला जी ने कब प्रेस सरकारों से कि लॉकडाउन इज नॉट ओनली द सोल्यूशन, यू हैव टू थिंक ऑफ अदर वेज ऑल्सो। आपको दूसरी चीज़ों के बारे में भी सोचना पड़ेगा। और देश शायद तैयार नहीं था, या कहिए कि देश की सरकार तैयार नहीं थी। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हम नमस्ते ट्रंप में व्यस्त थे, हम मध्य प्रदेश में सरकार गिराने में व्यस्त थे, हम ज्योतिरादित्य सिंधिया को कैसे वो हमारे पाले में आए इस बात पर भाजपा पूरी तरह से ध्यान केंद्रित थी। यहाँ उत्तराखंड की बात करूँ तो यहाँ मोदी चालीसा में लीन है। यहाँ उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत मोदी चालीसा सार्वजनिक मंच से पढ़ते हैं। यहाँ गणेश जोशी, जो कि सरकारी घोड़े शक्तिमान के हत्यारे के रूप में भी जाने जाते हैं, वो मोदी चालीसा पढ़ते ही नहीं, और अब बड़े बेशर्म होकर ये भी कहते हैं कि कोरोना काल पूरा होने के बाद वो मोदी की मूर्ति भी लगाएंगे। मेरा गणेश जोशी जी से निवेदन है, चारों धाम में मोदी जी की मूर्ति की स्थापना कर दीजिए आप, क्योंकि अब वो समय आ गया है कि देश चेतन काल में पहुंच चुका है और अब समझ चुका है कि ये सिर्फ और सिर्फ जुमलों की सरकार है, इसके बस का कुछ भी नहीं है। हम अर्थव्यवस्था के बारे में अगर बात करें तो आपकी कोई भी नीतियां अभी तक कारगर साबित नहीं हुई। कोरोना की आड़ में आप सारा कुछ कोरोना के ऊपर डाल तो सकते हैं, सारा ठीकरा फोड़ तो सकते हैं कि कोरोना की वजह से हमारी अर्थव्यवस्था डामाडोल हो गई, लेकिन बताना चाहती हूँ कि कोरोना से पहले भी कोई अर्थव्यवस्था पटरी पर नहीं थी, जीडीपी लगातार गिर रही थी और इस साल तो माइनस में जाने की संभावना है। जो रघुराम राजन जी हैं आरबीआई के पूर्व गवर्नर, वो कह चुके हैं कि बुरी तरह से अर्थव्यवस्था ढह जाएगी। जो शेयर मार्केट है वो किस तरह से धड़ाम हो रहा है वो आपसे छुपा हुआ नहीं है। आप लोअर मिडिल क्लास तो छोड़िए, मिडिल क्लास की भी बहुत बुरी हालत है। मजदूर, श्रमिक, महिलाएं तो लाइन में लगकर भोजन ले रही हैं, राशन ले रही हैं, लेकिन वो व्यक्ति जिसने
जिसने सिर्फ काम करके आज तक कमाई करके अपने परिवार का पालन पोषण किया है, जो कि एक अच्छा खासा रुतबा सोसाइटी के अंदर रखता है, उसके लिए तो एक तरफ खाई है और दूसरी तरफ कुआं है। ना वो लाइन में लग सकता है राशन की, ना उसको तनख्वाह मिल रही है। वो आखिर अपना दुख कहे तो कहे किससे। अभिभावक परेशान हैं कि इतनी भारी भरकम फीस वो देंगे कहाँ से। टीचर परेशान हैं कि उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है। यानी कि आज सब कुछ बहुत ही ज़बरदस्त देश के ऊपर संकट काल आया हुआ है, लेकिन हमारी जो सरकारें हैं वो पता नहीं कहाँ निद्रा में सोई हुई हैं। आप सबको सवाल करना चाहिए, हमारे गृह मंत्री कहाँ हैं, अमित शाह जी कहाँ हैं। काफ़ी दिनों से अमित शाह जी के दर्शन नहीं हुए। हाँ, एक बार हुए थे जब अपनी बीमारी को लेकर वो सफाई देने के लिए आए थे, लेकिन उसके अलावा कहाँ हमारे सभी विधायक उत्तराखंड के और कहाँ केंद्र के सारे सांसद हैं। ये सारे सवाल हमको पूछने चाहिए, क्योंकि सरकार चुनी इसीलिए जाती है कि वो आपत्ति में, आपदा की स्थिति में या विपत्ति में, संकट काल में अपने नागरिकों के साथ खड़ी होगी। आज जो आंकड़े हमारे पास आ रहे हैं उनसे साफ जाहिर होता है कि स्थितियां बेकाबू हो गई हैं और ठीकरा आपके सर पर फोड़ा जाने वाला है। साथियों, जनता आखिर में इस बात की जिम्मेदार ठहराई जाएगी कि जनता की वजह से संक्रमण फैला। जैसा कि यहाँ के मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि प्रवासी उत्तराखंडियों में से 25,000 को संक्रमण होगा, 5,000 एडमिट होंगे और 500 वेंटिलेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने ये नहीं बताया कि अगर ये सब होने वाला है, आप इतने दूरदर्शिता रखते हैं या आप संजय दृष्टि रखते हैं, तो फिर आपकी तैयारियां इस मामले क्या हैं। आप स्वास्थ्य मंत्री भी हैं उत्तराखंड के, इसलिए ठीकरा जनता के सर पर नहीं, ठीकरा आपके सर पर फोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि आप आराम से अपने आवास पर बैठे रहे। अफसरों के सुझाव भी सुन लीजिए विपक्ष के कि आपको सर्वदलीय बैठक सबसे पहले बुलानी चाहिए। आपको कम से कम जनता को तत्कालीन राहत देने, उनके अकाउंट्स में पैसा, चाहे वो जनधन योजना हो, किसान पेंशन योजना हो, प्रधानमंत्री कोई योजना हो, आपको लोगों के अकाउंट में तुरंत पैसा डालना चाहिए। क्योंकि आपका जो ये 20 लाख करोड़ का पैकेज है, ये सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों को, बैंक्स को फ़ायदा पहुंचाने वाला है। जनता को कहीं से कहीं तक इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। आज का स्पीक अप इंडिया का समय समाप्त हो रहा है साथियों, लेकिन हम बार बार जनता के मुद्दे भी उठाते रहेंगे, उनकी कष्ट और पीड़ाओं से सरकारों को अवगत कराते रहेंगे और आपके बीच में लगातार हम समन्वय बनाते रहेंगे।